प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, जो टॉपिक हमारा क्लास 10 से संबंधित है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा बायोलॉजी से संबंधित रहने वाला है। यानी आज का जो चैप्टर है वो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है, वो भी क्लास 10th का। तो आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है दोस्त? लाइफ प्रोसेस। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या कोई यूपी बोर्ड हो, या अन्य स्टेट्स बोर्ड हो, सभी के एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज चैप्टर लेके आया हूँ। तो हमारे साथ आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे द्वारा यहाँ पे बताई जाएंगी वो पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट चीज़ें बताई जाएंगी दोस्त। तो आपको हमारे साथ क्या करना है, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्ट करना है, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए अपने टॉपिक की ओर शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे और भी गुजारिश करता हूँ दोस्त। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेते हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन आती है दोस्त। तो जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है, और अगर आपका कोई भी डाउट इस जानकारी से संबंधित रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त। बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए, हम इंसान हों, चाहे एनिमल्स हों, या कोई भी हो, एनीबॉडी, चाहे एनिमल्स हों, चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी हो, आई बात समझ, जो जिंदा है, आई बात समझ, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी को जीने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। यानी सभी के जीवन यापन करने के लिए, सभी को जीने के लिए किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत होती है। वो चीज़ क्या है हमारी दोस्त, और हम कैसे उसको उपयोग में लाते हैं, क्या होता है, ये सारी बातें आज आप सभी को लाइफ प्रोसेस के अंदर क्लियर होने वाली है। तो लाइफ प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को छोटी छोटी चीज़ें पहले मैं अवगत करा देता हूँ, उसके बाद ही हम इस अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो लाइफ प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। लिविंग एंड नॉन लिविंग, अगर हम चर्चा करें लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में दोस्त, तो देखिए लिविंग में हम लोग आते हैं, यानी इंसान, जानवर, एनिमल्स वगैरह हमारे लिविंग में आते हैं। आई बात समझ। तो लिविंग में ऐसे एनिमल्स आएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं लिविंग। क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं लिविंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था भैया लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि लिविंग कौन होते हैं नॉन लिविंग। अगर हम लिविंग के बारे में बात करें, भैया बात करें, तो देखिए लिविंग में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे, लिविंग के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर सेल्फ, यानी अपने आप से, स्वयं से ही चल के पहुंच जाएं। अब ऐसा भैया कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो हम ही लोग तो हैं भैया। अरे हम ही लोग तो हैं, हम लोग हैं, जानवर हैं, एनिमल्स वगैरह हैं। ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं। आसानी से पहुंचने का मतलब क्या है? स्वयं से ही वो पहुंच जाते हैं। किसकी हेल्प से पहुंच जाते हैं? स्वयं से ही पहुंच जाते हैं। यदि स्वयं से हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाएं, इसी को बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये पहली प्रॉपर्टी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। अगर हम नॉन लिविंग के बारे में बात करें, तो देखिए नॉन लिविंग में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे दोस्त, नॉन लिविंग में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो ऑर्गेनिज्म दोस्त एक जगह से दूसरी जगह पर ना जा पाए, जब तक उन पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह ना लगाया जाए। नहीं आई बात समझ। देखिए नॉन लिविंग में ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें आएंगी ना, जो एक जगह से अपनी मर्जी के अनुसार वो आगे नहीं जा सकते हैं, यानी अपनी मर्जी के अनुसार वो लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उन पे कोई फोर्स वगैरह ना लगाएं। क्या इतनी बात में किसी को डाउट है? नहीं डाउट है। तो ये तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, तो लिविंग जो होते हैं ना दोस्त,
इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर भी आपके पास होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है? सेलुलर स्ट्रक्चर भी होता है भैया। अब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? तो सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भैया? तो देखिए, जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, भैया, तो ह्यूमन में सबसे पहले क्या होती है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी बॉडी की सेल। सबसे जो छोटी इकाई जिसको बोलते हैं, किसी भी बॉडी के निर्माण के लिए सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? सेल होती है। जैसे किसी भी मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ब्रिक्स होती है, यानी ईंट होती है। वैसे ही हमारी बॉडी के निर्माण के लिए सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है सेल। तो इसमें क्या होता है भैया? सेलुलर स्ट्रक्चर की बात अगर करें हम, तो लिविंग में क्या होता है? सेल से सेल बनती है, सेल के बाद क्या बनता है? टिश्यू बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद क्या बनता है भैया? ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन के बाद क्या बनते हैं भैया? ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी होल बॉडी बन जाती है, हमारी होल बॉडी बन जाती है, यानी पूरा बॉडी हमारी बनके तैयार हो जाती है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ इस तरह से प्रोसेस चलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से क्या करता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ इस तरह से प्रोसेस चलता है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले उसके अंदर सेल आएगी। सेल के बाद उन्हीं कई सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। कई सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और कई सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और उसी ऑर्गन सिस्टम के बाद एक होल बॉडी तैयार हो जाती है जो हम आपके सामने खड़े हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। पर इतना ये चीज मैंने यहां से लेकर यहां तक आपको बताई है, ये जो होल प्रोसेस है ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। ये होल प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो इसमें डीएनए भी होता है। क्या होता है? डीएनए यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी बताते कि भैया ये क्या होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी डीएनए क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपसे चर्चा की है भैया कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं दोस्त, उसमें हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डीएनए, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये क्या है? एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आ रही है। क्या चलती आ रही है? पीढ़ी दर पीढ़ी एक डीएनए हमारा मैच खाता हुआ आ रहा है दोस्त। आई बात समझ की नहीं आ गई? जैसे मान लीजिएगा कि ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये अगला व्यक्ति है। अब यहां से समझिएगा, ये सबसे पिताजी, इनके पिताजी, ऐसे यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? डीएनए की यानी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन वगैरह होती है ना, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे पे क्या होती है? ट्रांसफर होती चली आती है। ये जो डीएनए वाली चीज है ना, यानी जो डीएनए होता है यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलती है। बल्कि ये डीएनए यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन वगैरह हमें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखने को मिलती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, तो आपको जल्दी से इतना समझ लेना है और नोट भी कर लेना है। अब अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन होता है भैया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ह्यूमन, एनिमल्स वगैरह ये सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक। तो हम लोगों के लिए क्या जरूरत पड़ेगी भैया? हम लोगों के लिए एनर्जी जरूरत पड़ेगी। अरे यार, हमारे फंक्शन को यानी हमारे बॉडी के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं या हमारे बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह को काम करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है दोस्त। किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत
पड़ती है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर हम अपनी पृथ्वी के बारे में बात करें, यानी हम अपने अर्थ के बारे में बात करें, तो हमारे अर्थ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के दोनों हमारे पृथ्वी पर मौजूद होंगे तो हमारी जो अर्थ है वो उसका इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो बना रहेगा, यानी वो इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है वो बरकरार रहेगा। तभी कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर हर एक जीव जंतु, हर एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर कमी पड़ जाती है ना दोस्त, तो इससे क्या होता है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाता है। अगर किसी एक भी चीज की अगर कमी पड़ जाती है तो तभी कहा जाता है कि दोस्त हमारी पृथ्वी पर हर एक चीज का होना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो मैंने चर्चा की है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो दोस्त हमारे अर्थ की, हमारी जो पृथ्वी है उस पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारी इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए जल्दी से नोट करिएगा भैया आगे, फिर इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। और अगर हम और भी बात करते हैं दोस्त लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में, तो याद रखिएगा लिविंग में, देखिए लिविंग में अगर कोई भी हम व्यक्ति के बारे में बात करें तो व्यक्ति की कोई ना कोई साइज होगी, कोई ना कोई शेप होगी, कोई ना कोई साइज होगी, कोई ना कोई शेप होगी, कोई ना कोई क्वालिटी होगी। ये सारी चीज़ें हमें व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगी। और व्यक्ति के बारे में यार अगर बात करें तो उसकी कोई ना कोई लाइफ स्पैन होगी। अब लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है? तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी जीवन से जब से वो व्यक्ति पैदा हुआ है, यानी जब से उस व्यक्ति का जन्म हुआ है तब से लेकर मृत्यु के बीच का समय जो होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ये सारी की सारी चीज देखने को मिलती हैं। उसका लाइफ स्पैन देखने को मिलता है, उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उसका बॉडी वेट देखने को मिलता है, शेप देखने को मिलती है, साइज देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हमें लिविंग में देखने को मिलती हैं, पर इसमें नहीं देखने को मिलती है, यानी नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर से डिफरेंस आपको क्लियर हो चुके होंगे, हमें आशा और उम्मीद है। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना है भैया, जिससे हम आगे की टॉपिक के बारे में चर्चा कर सकें। अब अगर हम बात करें भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ साइलेंट फीचर्स भी होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं दोस्तों। कुछ साइलेंट फीचर्स होते हैं दोस्त, जैसे देखिए मैंने बताया आपको सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेलुलर स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया? मैंने यही बताया कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो उसकी शुरुआत सेल से होती है, यानी छोटी सी सेल से उसकी बॉडी का निर्माण शुरू होता है। वही कई सारी सेल आपस में जुड़ जुड़ के एक बना देती हैं टिश्यू। वही टिश्यू आपस में जुड़ जुड़ के उसके बाद ऑर्गन बनाते हैं। जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम जब पूरा मिलके बन जाता है उसके बाद किसका निर्माण हो जाता है? उसके बाद हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा सारा का सारा प्रोसेस क्या था? सेलुलर स्ट्रक्चर का प्रोसेस था दोस्त। अब हम बात करें अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे मान लें इंजेक्शन, मतलब हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद क्या हुआ? खाना हमारे स्टोमच के अंदर गया, यानी हम लोगों ने डाइजेशन किया। डाइजेशन के बाद क्या किया? एसिमिलेशन किया। फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल था वो बाहर निकला। यानी ना जाने कितने प्रोसेस होते हैं। सारे के सारे प्रोसेस हमारे किस में देखने को मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें ग्रोथ के बारे में, यानी अगर लिविंग में ही ग्रोथ के बारे में बात करें,
तो यार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनमें हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। वो ग्रोथ हमारी हर तरीके से हो सकती है। जैसे मान लीजिएगा बॉडी की ग्रोथ है, या बॉडी का डेवलपमेंट है दोस्त, या जैसे मान लीजिएगा वेट में कमी आ गई, या वेट में बढ़ोतरी हो गई, या साइज में बढ़ोतरी हो गई, यानी साइज में इंक्रीमेंट हो गया। आई बात समझ? ये सारी की सारी चीजें क्या है? ग्रोथ है। क्या है? ग्रोथ है। हाइट में जैसे ग्रोथ हो गई कि किसी की लंबाई काफी ज्यादा बढ़ गई, किसी की लंबाई मतलब मीडियम रह गई, या कोई बहुत ज्यादा बौना हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या है? ग्रोथ ही तो है। क्या है भैया? ग्रोथ ही तो है। अब जैसे मान लीजिएगा कोई बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा जब होता है ना, वो जब वो छोटा बच्चा होता है तब उसके देखो हाथ पैर काफी ज्यादा नाजुक होते हैं। हाथ पैर क्या होते हैं? काफी ज्यादा नाजुक होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं। अब जैसे जैसे बच्चा धीरे 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 एक समय आता है कि वो बच्चा क्या हो जाता है दोस्त, उसके जो हाथ पैर होते हैं ना, वो थोड़े मजबूत होने लगते हैं। यानी मजबूत हुए, इसका मतलब क्या है? उस बच्चे के अंदर भी ग्रोथ हुई धीरे धीरे समय के अनुसार। समय के अनुसार उसकी बच्चे के बॉडी के अंदर क्या हुई? ग्रोथ देखने को मिली है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। वो ग्रोथ चाहे लाइफ स्पैन की हो। अब लाइफ स्पैन की ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो भैया हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन तो होता ही होता है। अब लाइफ स्पैन अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा समय, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का समय ही क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई लाइफ स्पैन होगा, कोई ना कोई डेट या समय जरूर उनका निश्चित है कि हाँ इतने दिन तक वो जिएंगे, इतने दिन तक वो नहीं जिएंगे। ये चीज सारी की सारी किसमें मतलब होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलती है। पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको, ग्रोथ से संबंधित भी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब जो अगला पॉइंट हमारा आता है, पॉइंट अगला अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट के बारे में बात करें तो भैया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी अपने इच्छा अनुसार, अपनी सेल्फ यानी अपनी इच्छा के अनुसार ही वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव भी कर सकते हैं। पर नॉन लिविंग कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं जब तक हम उन पे कोई भी फोर्स वगैरह ना लगाएं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी लिविंग से संबंधित थी, इनको आपको नोट कर लेना है दोस्त। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है न्यूट्रिशन। क्या आता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद आता है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फिर आता है मेटाबॉलिज्म। ये सारे के सारे प्रोसेस किसके अंदर होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो मैंने ग्रोथ आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए भैया न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो यार किसी भी जीव जंतु को जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? भोजन, पानी, हवा, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो किसी भी चीज को जिंदा रहने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। और वो न्यूट्रिशन या तो ऑक्सीजन के रूप में हो सकती है, या पानी के रूप में हो सकती है, या भोजन के रूप में हो सकती है। यानी सारी की सारी चीज़ों की ज़रूरत किसको होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को होती है। हम उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या होता है दोस्त? एक ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु या ऐसी चीज़ बोल सकते हैं दोस्त, जिन चीज़ों की एक मनुष्य को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना उसके मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। बिना उसके मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। जैसे फूड हो गया, हमारा भोजन हो गया, तो भोजन तो सबकी ज़रूरत है। और हमारा जब पानी हो गया तो पानी तो सबकी ज़रूरत है। हवा हो गई हमारी, हवा तो सबकी ज़रूरत है। तो बिना इनके मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के बारे में, तो भैया जो रिप्रोडक्शन जो होता है ना,
रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू ऑफ स्प्रिंग को क्या किया जाता है दोस्त, ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, बर्थ लेते हैं। ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्त, बर्थ लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बड़े बड़े मटेरियल वगैरह होते हैं, तो उन मटेरियल्स को स्मॉलर सबस्टेंस में क्या करना है दोस्त, स्मॉलर सबस्टेंस में ब्रेक डाउन करने का काम ही मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। फिर एक पॉइंट हमारा और भी आता है जिसे बोलते हैं स्टिमुलस। क्या आता है, स्टिमुलस। अब समझिएगा स्टिमुलस क्या होता है। देखिए स्टिमुलस का सीधा ये मतलब होता है कि जैसे अगर बात करें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो देखिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ना कुछ सेंस होते हैं भैया। क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। जैसे ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन के बारे में अगर चर्चा करें दोस्त, तो ह्यूमन के पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन होते हैं। अब उन्हीं सेंस ऑर्गन की हेल्प से ह्यूमन क्या करता है, अपने आस पड़ोस की चीजों को क्या करता है, आस पड़ोस की चीजों को क्या करता है भैया, आस पड़ोस की चीजों की डिटेल यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता है। ह्यूमन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन, ह्यूमन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन ह्यूमन क्या करता है, आस पड़ोस की जितनी भी चीजें हैं उनका सेंस लगा लेता है कि यह चीज ठंडी है, यह चीज गर्म है, इधर जाएंगे ऐसा है, उधर जाएंगे वैसा है। ये सारी की सारी चीजें कौन पता लगा लेता है, ह्यूमन पता लगा लेता है। वो भी किसकी हेल्प से, सेंस ऑर्गन की हेल्प से। तो ये जब सेंस ऑर्गन की हेल्प से पता लगाता है तो इसी होल प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। ये चीज आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी, तो आपको जल्दी से इतना नोट कर लेना है जिससे हम आगे अपनी बात कर सकें। अब हम बात करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। आखिर लाइफ प्रोसेस है क्या, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, आखिर लाइफ प्रोसेस है क्या। सबसे पहली जो हेडिंग पड़ेगी हमारा, सबसे आज का पहला टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। हमारा आप लोगों से पहला ही क्वेश्चन है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है और क्या है ये चीज, क्यों इसके बारे में चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। तो आज का जो हमारा पहला ही टॉपिक है वो रहेगा लाइफ प्रोसेस, क्योंकि हम चैप्टर की शुरुआत ही लाइफ प्रोसेस से कर रहे हैं। तो पहला हमारा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। देखो अगर बात करें हम व्हाट आर लाइफ प्रोसेस के बारे में, अगर हम लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें तो हमारे जीवन में जितनी भी गतिविधि होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो चाहे सोते टाइम हो या पानी पीते टाइम हो या टहलते टाइम हो या किसी भी टाइम पर हो, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी बॉडी वर्क कर रही है दोस्त, जब तक हमारी बॉडी वर्क कर रही है, हम भले ही सो रहे हो या भले ही हम टहल रहे हो या भले ही हम दौड़ रहे हो या खाना खा रहे हो, जब तक हमारी बॉडी वर्क कर रही है उस दौरान जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी एक्टिविटीज को ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम लाइफ प्रोसेस के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं तो दोस्त ये भी याद रखिएगा, भले ही मनुष्य सो रहा है, भले ही मनुष्य टहल रहा हो, भले ही मनुष्य खाना खा रहा हो, भले ही मनुष्य बैठा हो या कुछ भी कर रहा हो दोस्त, तो उस टाइम पे भी काफ़ी सारे
बॉडी के फंक्शंस, काफ़ी सारे बॉडी के ऑर्गन्स उस टाइम पे भी वर्क करते रहते हैं। यानी ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं मनुष्य के अंदर, ये सारा का सारा प्रोसेस ही हमारा कहलाता है लाइफ प्रोसेस। क्या कहलाता है? लाइफ प्रोसेस कहलाता है। अगर हम लाइफ प्रोसेस को और भी आगे जानने का प्रयास करूं तो लाइफ प्रोसेस में भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला जो पॉइंट है वो है हमारा न्यूट्रिशन, कि भैया न्यूट्रिशन क्या होता है। तो अगर चर्चा करें हम न्यूट्रिशन के बारे में, तो जैसे मान लीजिएगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्त, तो उसको जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो चीज़ ही हमारी क्या होती है? न्यूट्रिशन होती है। जैसे मान लीजिएगा किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए, किसी भी एक इंसान को जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ें हैं? तो हमारी ऑक्सीजन यानी हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं हम लोग, दूसरा खाना यानी जो हम लोग भोजन है, और तीसरा हमारा पानी। ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक मनुष्य के लिए होती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो एनिमल्स हो, इन सभी के लिए ये तीन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करें तो मनुष्य को जीने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उनमें तीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने बताई आपको कि भैया ऑक्सीजन, पानी और क्या? भोजन। तो ये तीन चीज़ों के बिना मनुष्य का जीना असंभव है दोस्त। बिना इन तीनों के जीना मनुष्य का असंभव है। यानी बिना इन तीन चीज़ों के जीना मनुष्य का बहुत ज़्यादा असंभव है, यानी इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर जीने के लिए सबसे पहला आता है हमारा फूड और वाटर और हमारी एयर, यानी हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये मनुष्य किसी भी मनुष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना इसके मनुष्य का जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन के बारे में बात करें ना, तो न्यूट्रिशन भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूट्रिशन जब हम बात कर ही रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी चीज़ें और भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें भैया न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन में ही हम चर्चा करेंगे भैया अभी हर्बीवोरस के बारे में। हर्बीवोरस, इसी में बात करेंगे कार्निवोरस, और इसी में हम बात करेंगे ओमनिवोरस। तो अगर मैं हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में बात करूं, अगर हम हर्बीवोरस के बारे में बात करें दोस्त, तो हर्बीवोरस में ऐसे एनिमल्स आएंगे, हर्बीवोरस के अंदर ऐसे एनिमल्स आएंगे दोस्त जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन हो, जो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन हो, यानी जो सिर्फ और सिर्फ घास पे ही डिपेंड हो, यानी हरी पत्तियां, घास वगैरह, इन हरी भरी चीज़ों पे ही डिपेंड हो। किन चीज़ों पे? ग्रास वगैरह, घास वगैरह है, और हरी भरी चीज़ों हैं यानी सब्जियां वगैरह हैं, इन चीज़ पे ही जो डिपेंड रहे उसी को हम बोलते हैं हर्बीवोरस। यानी जैसे काऊ है, तो काऊ क्या खाती है दोस्त? काऊ भूसा खाती है, और क्या खाती है? घास वगैरह खाती है, ग्रास वगैरह खाती है, यही तो चीज़ें खाती है काऊ। और हमारा बफेलो हो गई, ये चीज़ें, काऊ हो गया हमारा, बफेलो हो गई। तो हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब अगर हम बात करें कार्निवोरस के बारे में, तो कार्निवोरस जो होते हैं ना, कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं दोस्त? सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। मांस का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स खाते हैं। फ्लेश का मतलब किसी दूसरे जानवर का मांस खाते हैं। तो ऐसे जानवर को ही हम बोलते हैं कार्निवोरस। जस्ट लाइक अगर बात करें हम लॉयन, तो लॉयन क्या करता है दोस्त? मांस खाता है, यानी दूसरे जानवरों को किल करके खा जाता है। टाइगर है, ये सारे के सारे ऐसे जानवर हैं दोस्त जो हमारे कार्निवोरस हैं। टाइगर है हमारा, लॉयन है। अब अगर हम बात करें ओमनिवोरस के बारे में, अगर हम बात करें ओमनिवोरस के बारे में, तो ओमनिवोरस में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो वेजिटेरियन भी होंगे और नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, यानी जो साग सब्जी यानी
हरी भरी सब्जियां खाने वाले भी होंगे और मांस मछली भी खाने वाले होंगे, वो हमारे आएंगे ओमनीवोरस के अंदर। कौन आएगा? ओमनीवोरस के अंदर आएंगे। यानी ओमनीवोरस के अंदर वो आएंगे जो हरी भरी सब्जियां यानी घास फूस भी खा लेंगे और इसके साथ साथ वो मीट वगैरह यानी मांस वगैरह भी खा लेंगे, उसी के अंदर आएंगे हमारे ओमनीवोरस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो मैं आपसे बात कर रहा था ओमनीवोरस के बारे में, तो इसमें कौन आ जाएगा? ह्यूमन बींग्स भी इसी में आ जाएंगे भैया। कौन आ जाएगा? ह्यूमन बींग्स भी इसी में आ जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर हम चर्चा करें इन तीन लोगों के बारे में भैया, पहले हार्बीवोरस, दूसरे कार्निवोरस, तीसरे ओमनीवोरस, तो न्यूट्रिशन का सीधा मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा किसी भी मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए कुछ विशेष चीज़ों की भैया ज़रूरत होती है, तो बिना उनके मनुष्य का जीवन असंभव है, यानी बिना उसके मनुष्य जीवन जी ही नहीं सकता है। तो मनुष्य के जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या कराते हैं दोस्त? मनुष्य की बॉडी को मेंटेन रखते हैं, मनुष्य की बॉडी को मेंटेन रखते हैं और बॉडी को मेंटेन के साथ साथ बॉडी का बैलेंस भी बना के चलते हैं, और बॉडी के जितने भी अंदर के ऑर्गन वगैरह हैं उनको प्रॉपर वर्क करने का गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर एनर्जी भी प्रोवाइड कराते हैं। उन सभी होल न्यूट्रिएंट्स को मिला के ही हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। अब सुनिए जरा, अब हम एक एक करके चलेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कौन कौन से माध्यम हैं न्यूट्रिशन को पाने के। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो हमारे मेनली दो प्रकार के मोड्स होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक। कौन सा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। अगर हम ऑटोट्रॉफिक के बारे में बात करें तो इसमें भी दो होता है भैया। पहला होता है फोटोट्रॉपिक, दूसरा होता है कीमोट्रॉपिज। पहला होता है फोटोट्रॉपिक, दूसरा होता है कीमोट्रॉपिक। दूसरा होता है कीमोट्रॉपिक। दूसरा कौन सा होता है भैया? कीमोट्रॉपिक होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक के बारे में बात करें तो इसमें भी हमारे तीन होते हैं। पहला होता है कौन? होलोजोइक होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है हमारा सेप्रोफिटिक, सेप्रोफाइटिक। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है हमारा पैरासिटिक, पैरासिटिक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बताया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉपिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। देखिए ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा? ऑटोट्रॉपिक में पेड़ पौधे आएंगे, प्लांट्स आएंगे। यानी प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। प्लांट्स अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब समझिएगा, जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस
एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी प्लांट्स की पत्तियों के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी ऑटोट्रॉपिक वो होंगे, ऑटोट्रॉपिक के अंदर पेड़ पौधे आएंगे, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वही अगर मैं हेट्रोट्रॉपिक के बारे में बात करूं तो हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग आ जाएंगे, इंसान आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं से ना बना के दूसरों पे डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिज्म ही हमारे हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा हम लोग किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करेंगे, फसल जब आएगी तब हम उसको खाएंगे। ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली हम किसी को भी चीज को जाके खा लें या डायरेक्टली हम किसी चीज का उत्पादन कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हम लोग हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाते, यानी हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। किस पे रहते हैं डिपेंड? दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो इतना आपको नोट कर लेना, उसके बाद हम एक एक करके सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इतना बढ़िया से प्यार से नोट कर लिया होगा। तो मैंने आप सभी को क्या बताया कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करें तो पहला आता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में वो आएंगे जो अपना भोजन स्वयं से बनाए। कौन? जो अपना भोजन स्वयं से बनाए, यानी प्लांट्स वगैरह। कौन आएंगे? प्लांट्स आएंगे। हेट्रोट्रॉपिक में कौन आएगा? हेट्रोट्रॉपिक में हमारे आएंगे ह्यूमंस। कौन आएंगे? ह्यूमंस। और एनिमल्स भी आएंगे। कौन आएगा? एनिमल्स भी आएंगे। ये हमारे आएंगे हेट्रोट्रॉपिक में। क्यों आएंगे? क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑर्गेनिज्म भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। क्लियर है? फिर अगर बात करें हम ऑटोट्रॉपिक के बारे में, अगर हम बात करें ऑटोट्रॉपिक के बारे में तो ऑटोट्रॉपिक में भी दो प्रकार से, ऑटोट्रॉपिक भी हमारा दो प्रकार से डिवाइड होता है। पहला है फोटोट्रॉपिक, दूसरा है कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? अब हम बात करेंगे फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, अगर फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर चर्चा करें तो हमेशा याद रखिए जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी हेल्प से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और किसकी हेल्प से? ग्रीन कलर की जो लीव्स वगैरह आपने देखी होगी, उसमें ग्रीन कलर क्यों होता है? वो इसलिए होता है दोस्त, ग्रीन कलर इसलिए होता है, उसमें क्लोरोफिल मौजूद होती है। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होती है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ती जो होती है वो हरी रहती है। क्या रहती है? हरी कलर में रहती है। और वो वही क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है पत्तियों के अंदर। यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करती है। और एक क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होती है? तो पत्तियों में मौजूद होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम फोटोट्रॉपिक की बात करें तो यहाँ पे पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। क्या करते हैं? फूड मेकिंग का काम करते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसके अंतर्गत पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से
क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, उसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। आई बात समझ? यानी फोटोट्रॉपिक के अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वही क्लोरोफिल होती है जो हमारी पत्तियों में मौजूद होती है, उसी के कारण क्या होती है, पत्ती जो होती है हरी होती है। यानी क्लोरोफिल का काम ये होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम, यानी सनलाइट को क्या करती है, वो एब्जॉर्ब करती है। कौन? क्लोरोफिल। तो जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उससे क्या होता है, पेड़ पौधे आसानी से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना भोजन बना लेते हैं दोस्त। क्या कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, जल्दी से आपको नोट कर लेना भैया। अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रिएक्शन भी मालूम होनी चाहिए फोटोसिंथेसिस के बारे में। CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6, C6H12O6 प्लस O2। यानी ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ये हमारा भैया क्या है, वाटर है। क्या है? वाटर है। ये हमारा क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी क्लोरोफिल भी मौजूद होगी। ये क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है भैया, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ये ग्रीन पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपके पत्तियों में पाया जाता है। प्लांट्स की जो पत्तियां वगैरह होती हैं वहीं पे ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। और यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस भी होती है। अब सनलाइट की प्रेजेंस क्यों होती है, तो सनलाइट की प्रेजेंस इसलिए होती है क्योंकि यही सनलाइट क्या करती है, सनलाइट जब पत्तियों के ऊपर पड़ती है और पत्तियों पे क्लोरोफिल मौजूद होती है, तो क्लोरोफिल क्या करती है, उसी सनलाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो पेड़ पौधे अपना भोजन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना भोजन स्वयं से तैयार कर लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये था प्रोसेस हमारा फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये सारा प्रोसेस हमारा किसका था, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इसको बैलेंस करने की बात करें तो इसको आपको बैलेंस भी कर लेना है। यहाँ पे एक मिनट, कार्बन यहाँ आप 6 लगाइएगा और यहाँ भी 6 लगाइएगा और यहाँ भी 6 लगाइएगा। इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना जिससे हम आगे और भी चीज़ें आपको बता पाएँ। अब अगर हम बात करें कीमोट्रॉपिक की, कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो याद रखिएगा कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुछ ऐसे भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं पर किसकी मदद लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं, केमिकल्स की मदद लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, यानी ये कीमोट्रॉपिक में क्या होता है, यहाँ पे हेल्प किसकी ये लेते हैं, केमिकल्स वगैरह की हेल्प लेते हैं। क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं किसकी, केमिकल्स की हेल्प लेते हैं। और इन्हीं केमिकल्स की हेल्प से ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। ये लोग अपना भोजन बनाते हैं। अब जब भोजन बना लेते हैं उसी होल प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में, इसके बारे में क्या करना है आपको, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
अगर हम इसके कीमोट्रॉपिक में और भी एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने एक आपको क्या बताया, अभी सल्फर बैक्टीरिया बताया, और अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयरन बैक्टीरिया और नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। आयरन बैक्टीरिया हो गया हमारा, आयरन बैक्टीरिया, हाँ आयरन बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आयरन बैक्टीरिया भी हमारा कीमोट्रॉपिक में ही आता है, आयरन बैक्टीरिया। और हमारा कौन आता है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी आता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया भी आता है। यानी सारे के सारे ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। क्या बताया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, ये तीनों की तीनों हमारे कीमोट्रॉपिक के एग्जाम्पल हैं। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये ऐसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं दोस्त, जो अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं लेकिन किसकी हेल्प लेते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं, केमिकल्स की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, केमिकल्स की हेल्प लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी ये किसकी हेल्प लेते हैं, केमिकल रिएक्शंस वगैरह की हेल्प इन्हें लेनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसको हटा देते भैया जल्दी से, जैसे हमें थोड़ा स्पेस, यहाँ से प्यारा सा स्पेस मिल जाए। होलोजोइक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, बस 3 चीजों के बारे में डिस्कस करना है आपके सामने। तो मैं बात कर रहा था हेट्रोट्रॉपिक की। ठीक, किसकी बात कर रहा था, हेट्रोट्रॉपिक की बारे में यहाँ पे चर्चा मैं आप सभी के साथ कर रहा था। तो हेट्रोट्रॉपिक में मैंने आप सभी के सामने 3 चीजें बताई थी। पहला आता था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बताया था, होलोजोइक न्यूट्रिशन बताया था। दूसरा हमारा क्या था भैया, दूसरा हमारा था कौन सा, सेप्रोफिटिक था, सेप्रोफिटिक था। तीसरा हमारा कौन सा था भैया बताओ, पैरासिटिक था। ठीक, अब हम बात करेंगे एक एक सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बात की थी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है, इस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर हमारे वो एनिमल्स आते हैं, यानी जो हेट्रोट्रॉप्स के अंतर्गत होते हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जो अपना भोजन स्वयं से ना बना के यानी दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और ऐसे हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, वही प्राप्त किया हुआ भोजन को मिला के हम उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और अगर इन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें 3 आते हैं, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो अगर बात करें होलोजोइक की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे दोस्त, जो ऑर्गेनिज्म सीधा सीधा यानी पूरा क्या कर, बात करें हम, सॉलिड पार्ट पूरा पूरा क्या कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। यानी सॉलिड पार्ट इंजेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वही सॉलिड पार्ट धीरे धीरे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वही सॉलिड पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता रहता है, और वो उसकी बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ एनर्जी
बना देता है, कुछ एनर्जी बनने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो इजेशन के थ्रू बाहर हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस होलोजोइक में क्या होता है दोस्त, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉलिड पार्ट डायरेक्टली ले लेते हैं, सॉलिड पार्ट्स इसमें डायरेक्टली ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंजेस्ट कर लेते हैं विद द हेल्प, किसके थ्रू कर लेते हैं? विद माउथ, यानी मुंह से डायरेक्टली इंजेस्ट कर लेते हैं। और यही सॉलिड पार्टिकल बाद में क्या होते हैं? बॉडी के अंदर जाने के बाद ये ब्रेक डाउन होते हैं। क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनता है? इनसे एनर्जी वगैरह बनती है। क्या बनती है? एनर्जी वगैरह बनती है। और एनर्जी के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर निकल जाता है। उन्हीं को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर हम बात करें होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में आपको एग्जाम्पल भी मालूम होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें हम, तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो हम ही लोग आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं भैया? ह्यूमन बींग्स करते क्या है? सबसे पहले माउथ के थ्रू वो क्या करेंगे? कोई रोटी का टुकड़ा, एक सॉलिड टुकड़ा डाल दिया, कोई चपाती का टुकड़ा, जैसे मान लो कि मनुष्य ने खा लिया चपाती का टुकड़ा, मनुष्य ने क्या कर लिया? चपाती का एक सॉलिड सा टुकड़ा खा लिया मनुष्य ने, किसके थ्रू? यानी मुंह में रखा। मुंह के बाद कहाँ गया? ओइसोफेगस, यानी कहाँ गया? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस क्या होता है? ओइसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है। फूड पाइप होता है, यानी इसी फूड पाइप के बाद इसी फूड पाइप के बाद भोजन कहाँ जाता है दोस्त? भोजन जाता है स्टोमच में। और उसके बाद क्या होता है? 2 से 2.5 घंटा तक, 2 से 2.5 घंटा तक, 2 से 2.5 घंटा तक, 2 से लेकर 2.5 घंटा तक ये भोजन क्या रहता है? स्टोमच के अंदर रहता है। क्या रहता है? स्टोमच के अंदर रहता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद एनर्जी वगैरह बनने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर बॉडी के निकल जाता है। यानी सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने बात की तो यहाँ पे एनिमल्स भी आ जाएंगे। जैसे बात करें हम डॉग्स के बारे में, डॉग्स है, टाइगर है। तो टाइगर क्या करता है? डायरेक्टली, टाइगर है, लॉयन है, तो ये लॉयन और टाइगर ये क्या करेंगे? डायरेक्टली किसी सॉफ्ट बॉडी नहीं, किसी हार्ड बॉडी को ये लोग डायरेक्टली खा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे जो वो यानी हार्ड बॉडी इन्होंने खाई थी, डॉग हो गए हमारे, टाइगर हो गए, लॉयन हो गए, ये हार्ड बॉडी को खा लेते हैं। वही हार्ड बॉडी धीरे धीरे क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है। छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद उसी से इन्हें एनर्जी मिलती है, यानी इसी को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन किसी सड़ी बेकार चीजों पे बनाते हैं। नहीं समझ आया? देखिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना भोजन कोई डेड ऑर्गेनिज्म में, या कोई गंदी चीज पर, या कोई बैक्टीरिया पर, यानी कोई गंदे पदार्थ हो, उस गंदे पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक एनिमल्स, यानी सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम सेप्रोफिटिक के बारे में बात करें तो ये सेप्रोफिटिक में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना भोजन डेड या डिकेइंग, जैसे कभी कभार देखा होगा आपने, लकड़ियां पड़ी रहती हैं, सड़ जाती हैं, पानी की चपेट में आने के कारण लकड़ियां सड़ जाती हैं। तो वहां पे काफी देखा होगा अपने ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई पड़े होंगे। तो वो क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। वो क्या करते हैं दोस्त? तो ये सड़ी गली चीजों पर, गंदी संदी चीजों पर ये लोग बैठ के अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, यानी इन्हीं को हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। यानी इसी न्यूट्रिशन के अंतर्गत
हमारे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर चर्चा करें तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सड़ी गली या गंदी भद्दी चीज़ों से वो लोग बना लेते हैं। आई बात समझ? हाँ। फिर हम बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे दोस्त, जो ऑर्गेनिज्म बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसके बॉडी में होस्ट बना लेते हैं, उसके बॉडी में घर बना लेते हैं जाके, और उसको धीरे धीरे करके खाते रहते हैं। ये चीज़ नहीं आई समझ आपको? देखिए, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना घर किसी दूसरे के बॉडी में बना लेते हैं जाके, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अपना घर बना लेंगे और वहीं से वो धीरे धीरे करके अपना जीवन यापन करने लगते हैं और अपना भोजन वहीं से ग्रहण करने लगते हैं। अब ये जो पैरासिटिक होता है ना, वो आपको देता कुछ नहीं है दोस्त, आपसे ले ही जाता है हर एक चीज़। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, तो आपको जल्दी से नोट कर लेना है। तो आपने ये देखा होगा कि भैया सेप्रोफिटिक में ये देखा होगा कि जैसे ब्रेड वगैरह होते हैं उसमें वाइट कलर की फफूंदी जैसी लग जाती है, या जो अन्य भी चीज़ें देखी होंगी जो लकड़ी वगैरह सड़ जाती हैं, या जो जानवरों की डेड बॉडी वगैरह पड़ी रहती हैं इधर उधर तालाब में इधर उधर पड़ी रहती है, उनमें देखा होगा कीड़े मकोड़े काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। यानी वो सड़ी गली या बेकार चीज़ों से जो अपना भोजन बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं सेप्रोफिटिक। और जो पैरासिटिक, इसमें कौन आता है भैया? पैरासिटिक में देखा लीच वगैरह आपने देखा होगा, लीच देखा होगा आपने राउंड बॉम्ब भी देखा होगा। ये क्या करते हैं दोस्त? तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? दूसरे की बॉडी में जाते हैं, दूसरे की बॉडी में रहते हैं कुछ दिन के लिए और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करते रहते हैं। यानी दूसरे की बॉडी में जाके अपना घर बनाते हैं, दूसरे की बॉडी में जाके अपना होस्ट बनाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको प्यार से लाजवाब तरीके से समझ आ रही होंगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया लाजवाब तरीके से समझ आ रही होंगी। आपको जल्दी से नोट कर लेना है दोस्त। अब अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक के बारे में, तो सेप्रोफिटिक में दोस्त आपको एग्जाम्पल लिख लेना है। फंजाई वगैरह होता है, ये फंजाई जो होता है वो सेप्रोफिटिक में आता है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे प्लांट्स न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ये सारी बातें आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में अगर हम चर्चा करें, अगर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं। वो मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक में बता ही दिया था। लेकिन कैसे बनाते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की आपको रिएक्शन भी आनी चाहिए। 6CO2 + 6H2O
इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपको मालूम होनी चाहिए। अब ये चीज़ क्या है, तो ये हमारा ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या है हमारी? ये हमारी ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। अब इसको भोजन बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और वाटर की भी जरूरत होती है। यही वाटर ये कहाँ से लेता है भैया? पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं पानी? तो ये पेड़ पौधे अपना पानी जो लेते हैं वो मिट्टी से लेते हैं, यानी सॉइल से लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यही ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है? हम लोगों के पास पहुंचती है। इसी ऑक्सीजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? सांस वगैरह लेते हैं। यानी जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तभी हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर वो भोजन बनाना बंद कर दें तो ऑक्सीजन मिलना भी बंद हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होती है? तो याद रखना, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। और किसकी प्रेजेंस होती है? सनलाइट की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस? सनलाइट की। अब यहाँ से कुछ चीज़ें और समझिएगा। ये सनलाइट की प्रेजेंस होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। पर एक चीज़ याद रखिएगा आप, क्लोरोफिल होता क्या है? तो याद रखिएगा, जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है। यानी क्लोरोफिल अगर ना हो तो पत्ती ग्रीन नहीं होगी। यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं ग्रीन पिगमेंट जो पत्तियों में मौजूद होता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यानी सनलाइट जब पत्तियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसी सनलाइट की हेल्प से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये चीज आपको याद रखनी है। जल्दी से आपको नोट कर लेना भैया। अगर हम क्लोरोफिल के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं तो दोस्त आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो क्लोरोफिल होती है ये कहाँ मौजूद होती है? तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होती है? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से। तो आपको हमारे साथ साथ ही क्या कर लेना है? नोट करते हुए चलना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्त। ये चीज़ क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है और हमारे साथ साथ ही नोट करते हुए भी चलना है, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन करा सके और बढ़िया से प्यार तरीके से हर एक चीज़ करा पाए। अब यहीं पे हम आपको ये समझाएंगे कि भैया कैसे क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, ये सारा प्रोसेस, ये चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक। तो होता ये है, जैसे मान लीजिएगा कि ये हमारा एक प्लांट्स है।
इसको भी मैं हटा देता हूँ जिससे हमें स्पेस यहाँ से मिल जाए। अब समझिएगा, ठीक। अब सुनिए जरा गौर से, आपके सामने मैंने क्या बनाया, मैंने आप सभी के सामने यहाँ पे एक पौधा बनाया, ठीक। एक मैंने प्लांट्स बनाया, एक मैंने पौधा आप सभी के सामने बनाया, ठीक। नहीं समझ आया? मैंने एक पौधा बनाया आप सभी के सामने, ये देखिए, और मैंने ये आपके सामने मिट्टी बनाई है, ठीक। ये मिट्टी बनाई है। तो पेड़ पौधे करते क्या है? पेड़ पौधे करते क्या है? अपने सराउंडिंग से, अपने आस पड़ोस से क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे यहाँ से अपने आस पड़ोस से यानी अपने सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जब पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उसके बाद रिलीज क्या करते हैं? तो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। और इसी ऑक्सीजन की हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं? सांस ले पाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो ये सनलाइट क्या यहाँ से सन से क्या होती है? सन की रेज इस पे पड़ती है, यानी सनलाइट पत्तियों पर पड़ती है। और पत्तियों के अंदर क्या मौजूद होता है? पत्तियों के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। वही ग्रीन पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यही क्लोरोफिल किस में मौजूद होती है? तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम पानी के बारे में बात करें तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी कहाँ से लेते हैं? जमीन से लेते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से आपको ये बना लेना है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे कोई बात नहीं, क्योंकि जब आप बना लेंगे दोस्त तब आपको बढ़िया से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी लेते कहाँ से हैं, क्या तरीका होता है, ये सारी बातें आपके बारे में आपके सामने डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सबसे पहला आता है पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो पानी लेते कहाँ से और कैसे लेते हैं। याद रखिएगा, जो पेड़ पौधे पानी लेते हैं भैया वो कहाँ से लेते हैं? तो वो पानी लेते हैं सॉइल से, यानी मिट्टी से, ठीक। मिट्टी से ये पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? तो पेड़ की जड़ यानी रूट एब्जॉर्ब करती है। रूट के बाद ये पानी कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है। कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है। स्टेम के बाद ये पानी कहाँ जाता है? तो ये लीव्स में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लीव्स में चला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लीव्स में चला जाता है। सबसे पहले सॉइल में पानी होता है, उसी सॉइल में जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट कर लेती हैं। प्लांट की रूट एब्जॉर्ब पानी कर लेती हैं। उसके बाद रूट से कहाँ जाता है? स्टेम में जाता है। स्टेम के बाद कहाँ जाता है दोस्त? स्टेम के बाद ये चला जाता है आपके लीव्स में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको ले जाने का काम कौन कराता है दोस्त? तो याद रखिएगा, प्लांट्स में पाइप लाइक बेसल्स मौजूद होती हैं। पाइप लाइक बेसल्स मौजूद होती हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। इसके अंदर पाइप लाइक बेसल्स मौजूद होती हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती हैं। पाइप लाइक बेसल्स मौजूद होती हैं। पाइप के जैसी बेसल्स होती हैं दोस्त, पाइप के जैसी बेसल्स मौजूद होती हैं पेड़ के अंदर, जो एक दूसरे को क्या करती हैं? कनेक्ट करके रखती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी पेड़ पौधे के अंदर पाइप के जैसी कुछ बिसल्स मौजूद होती हैं। क्या होती हैं? बिसल्स मौजूद होती हैं जो जमीन से पानी कहाँ पहुंचाती हैं? पत्तियों तक पहुंचाती है। यानी जमीन से
रूट ने लिया, रूट ने स्टेम, स्टेम के बाद वहाँ मतलब स्टेम के बाद लीव्स, यानी ये सारा का सारा प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा? पाइप लाइक वेसल्स मौजूद हैं जो पानी को नीचे से लेकर ऊपर तक भेज देती हैं। यानी इसी के थ्रू जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो जल्दी से आपको नोट कर लेना जिससे हम और भी आगे आपको चीज़ें बता सकें। फिर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे में स्टोमेटा पोर्स मौजूद होते हैं। पेड़ पौधों में यानी लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा पोर्स मौजूद होते हैं। किसमें? प्लांट्स की लीव्स में ठीक स्टोमेटा पोर्स मौजूद होते हैं। स्टोमेटा पोर्स मौजूद होते हैं यानी कुछ इस तरह के स्टोमेटा पोर्स खुले होते हैं। स्टोमेटा पोर्स मौजूद होते हैं। वही स्टोमेटा पोर्स क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर आने देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर आने देते हैं। अब ये स्टोमेटा पोर्स जो हैं ये कहाँ होते हैं दोस्तों? कहाँ होते हैं बताइएगा? ये स्टोमेटा पोर्स कहाँ होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन मेरा है। तो स्टोमेटा पोर्स आपको बता देना है कि भैया जो स्टोमेटा पोर्स जो होते हैं वो एपिडर्मिस में होते हैं। यानी लीफ का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? ये स्टोमेटा पोर्स आपके लीव्स के एक पार्ट होता है जिसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसी एपिडर्मिस के पार्ट में ये स्टोमेटा पोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्त, ये चीज़ क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने अभी आपको बताया ये स्टोमेटा था, ठीक, ये था स्टोमेटा। अब इसी स्टोमेटा के अंदर ये जो पोर्स वगैरह छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्टोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमा। अब ये स्टोमा क्या करते हैं भैया? अब याद रखिएगा, इसी स्टोमा के जस्ट आस पड़ोस में, इसी स्टोमा के आस पड़ोस में, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। यहाँ तो स्पेस भी नहीं है, पहले देखते हैं स्पेस है कि नहीं है। यहाँ बताते हैं, इसी स्टोमा के आस पड़ोस में कुछ इस तरह के यहाँ पे गॉड सेल भी मौजूद होते हैं। यानी यहाँ से कुछ इस तरह के गॉड सेल मौजूद होते हैं। कुछ इस तरह के ये वाली क्या होती है? गॉड सेल मौजूद होती हैं। गॉड सेल मौजूद होती हैं। ये गॉड सेल करती क्या है? तो ये गॉड सेल ओपनिंग कराने में, यानी स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। यानी ये गार्ड सेल हैं, ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। अब इसी गार्ड सेल के अंदर हमारा क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। यही क्लोरोप्लास्ट क्या कराता है? यही क्लोरोप्लास्ट क्या कराता है? तो यही क्लोरोप्लास्ट
ओपनिंग को रेगुलेट करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। यानी जो स्टोमेटा पोर्स ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं क्लोज होते हैं, तो उनको रेगुलेट कराने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट कराता है। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम कौन करता है? तो ये गार्ड सेल करती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, स्टोमेटा होता है, उसी स्टोमेटा में पोर्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमा पोर्स। और ये होते कहाँ हैं? तो एपिडर्मिस पार्ट में होते हैं, यानी लीव्स का जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है वहीं पे ये मौजूद होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है? आपको ध्यान रखनी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोबारा से मैं आपको दोबारा से ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, दोबारा सुनिए। अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, अपने अंदर कैसे ग्रहण करते हैं, तो मैंने बात की लीव्स के बारे में। प्लांट की लीव में स्टोमेटा मौजूद होता है, ठीक? क्या मौजूद होता है? स्टोमेटा। अब उसी स्टोमेटा के अंदर स्टोमेटा पोर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होता है? स्टोमा पोर्स। अभी यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा स्पेस भैया देखते हैं पहले स्पेस है कि नहीं है, फिर ही हम बताते हैं आपको। ये हटा देते इसको हटा देते क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। अब यहां से आपको समझना है प्यार से, ठीक? मैंने आपको क्या बताया, ये कुछ इस तरह के होते, बीन शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह के। ये बीच वाला पार्ट जो होता है ना, बीच वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं स्टोमा। क्या बोलते हैं? स्टोमा। क्या बोलते हैं? स्टोमा। इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक? और यहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक? अब सुनिएगा जरा गौर से। मैंने आपको क्या बताया, प्लांट्स की लीव्स में क्या मौजूद होता है? स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब उसी स्टोमेटा में छोटे छोटे आपको छेद देखने को मिलेंगे, जो बोलते हैं स्टोमेटा, स्टोमा पोर्स बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? स्टोमा पोर्स बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो होता है, ये कहाँ पे होता है, किस पार्ट में होता है? तो लीव्स के इपिडर्मिस पार्ट में होता है, लीव्स के इपिडर्मिस पार्ट में ये होता है स्टोमेटा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये देखिए, गार्ड सेल के अंदर मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? तो स्टोमेटा पोर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब स्टोमेटा पोर्स जो है, जब ओपन होंगे इसका मतलब क्या है? यानी ओपन होंगे और क्लोज होंगे, ओपन होंगे क्लोज होंगे, ओपन होंगे क्लोज होंगे। जब ओपन होंगे तब वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, और जब क्लोज होंगे तब वो ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे? नहीं सॉरी, जब वो ओपन होंगे तब ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, ठीक? और जब वो क्लोज होंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेंगे? अपने अंदर खींच लेंगे। ये चीज, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे देखने को हमें मिलता है भैया। तो जल्दी से आपको ये सारा का सारा लिख लेना है। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट।
तो होता यहाँ पे क्या है भैया कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, इसको हटाइएगा, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ है भैया? क्लोरोप्लास्ट हमारा किस में होता है? लीव्स में होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है। कौन मौजूद होता है? क्लोरोफिल मौजूद होती है। क्लोरोफिल मौजूद होती है। यही क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होती है, यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स की लीव्स में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? प्लांट्स की लीव्स में मौजूद होता है। यही ग्रीन पिगमेंट क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब कराने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसी पिगमेंट को ही बोला गया है क्लोरोफिल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स एब्जॉर्ब सनलाइट। आई बात समझ? तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है साथ ही साथ। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फूड कैसे होता है, यानी पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, यानी प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो हमने सारा का सारा प्रोसेस तो सुन लिया और हमने रिएक्शंस के साथ भी आपको समझा दिया प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, पहला जो तरीका होता है ना, इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं भैया? प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? देखिए, मैंने बताया था स्टोमा जो पोर्स होते हैं ना, स्टोमा पोर्स क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। स्टोमा पोर्स जब ओपन हो जाते हैं तो यही ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। अब इसी ऑक्सीजन से हम लोग सांस वगैरह ले लेते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक। अब दूसरा तरीका ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था? जैसे मान लो ये पेड़ की हमारी पत्ती है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं? जब अपना भोजन बना लेते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे फूड बन जाता है, यानी पत्तियों में इसके भोजन बन जाता है पूरी तरह से, क्या बन जाता है? भोजन बन जाता है। अब भोजन कौन सा भोजन? तो भोजन मैंने बताया था C6H12O6, H12O6, यानी ये क्या है? हमारा ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। यही पेड़ पौधों का क्या होता है? भोजन होता है। यही पेड़ पौधों का भोजन होता है। अब ये जो ग्लूकोज मौजूद होता है पत्तियों के अंदर, यही जो ग्लूकोज मौजूद होता है पत्तियों के अंदर, अगर ये ग्लूकोज पत्तियों के अंदर मौजूद है हमेशा के लिए, तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधे में क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अभी भी जारी है। जब ये भोजन पूरी तरह से बन जाता है ना पत्तियों के अंदर, तब यही भोजन लीफ से अन्य जगहों पे भी पहुंच जाता है, यानी पत्तियों से पेड़ के जितने भी भाग हैं, पत्तियों से पेड़ के जितने भी भाग हैं, सारे के सारे भागों में ये भोजन पहुंच जाता है, वो भी कॉम्प्लेक्स फूड में। याद रखिएगा। अब यही ग्लूकोज बाद में क्या होता है? स्टार्च यानी स्टोरेज फॉर्म में क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर कर लिया जाता है। स्टोरेज फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर कर लिया जाता है। अब जब ये स्टोर कर लिया जाता है, इसी स्टोरेज को ही हम बोलते हैं स्टार्च। क्या करते हैं? इसी स्टोरेज को ही हम बोलते हैं स्टार्च, यानी इसी स्टोरेज को ही हम क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। यानी स्टार्च को ही हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज फूड ऑफ द प्लांट्स, यानी स्टार्च को ही हम बोलते हैं स्टोरेज फूड ऑफ द प्लांट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज क्या करनी है आपको?
ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है और हमारे साथ साथ नोट भी करते चलना है। तो दोस्त, आज का मैं टॉपिक यानी लाइव प्रोसेस से संबंधित जो टॉपिक था हमारा, वो आज यहीं पे हम फिनिश करते हैं। तो मैंने आप सभी को प्लांट्स के बारे में बताया है। अब आगे का जितना भी प्रोसेस होगा वो मैं आप सभी को, आगे का जितना भी टॉपिक बचे हैं दोस्त, वो सारा का सारा मैं टॉपिक आपको पार्ट नंबर 2 में और पार्ट नंबर 3 में पूरा करूँगा। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए आप लोग।